नया साल बस शुरू होने को है, ऐसे में नया साल, नई उमंग, नया जोश और नए निवेश के विकल्प। जी हाँ, कहाँ कहाँ है आपके पास नए निवेश के मौके साल 2022 में। मनी मंत्रा पर इस पूरे हफ्ते हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए आज की शो की भी शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मिलेनियल्स के लिए एनएफटी और क्रिप्टो में निवेश के नुस्खे इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जानिए 2022 में नए और ट्रेंडी निवेश विकल्प के लिए कैसा रहेगा ये साल। मनी मंत्रा पर आज शादी और एंगेजमेंट का खर्च कैसे पूरा हो निवेश से, आज आपको इसका नुस्खा बताएगा मनी मंत्रा। और मनी मंत्रा पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, कोई भी आपका सवाल हो, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। अब आप अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। चलिए तो मनी मंत्रा में इस पूरे हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स से। और इन्फ्लुएंसर्स से क्यों, यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है इन्फ्लुएंसर्स जो कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। मिलेनियल्स में लगातार निवेश का ट्रेंड बढ़ रहा है और इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कैसे देखते हैं, समझते हैं, उनके मुताबिक आने वाले ट्रेंड्स क्या है, इसी पर मनी मंत्रा का फोकस है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं taxationhelp.in और साथ ही इन्फ्लुएंसर नेहा नागर। नेहा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। बहुत बहुत बधाई, आपके ढेरों मिलियंस फॉलोअर्स हैं आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो। मुझे ये बताएं कि इन्फ्लुएंसर बनना क्या आपका इकलौता लक्ष्य था जीवन में, या आप बाय द वे इन्फ्लुएंसर बन गई? नहीं, लक्ष्य ये नहीं था। ये कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंसर बन गई थी। अगर मैं अच्छा। बिल्कुल स्टार्ट से बताऊं तो कुछ घर में फाइनेंशियल इश्यूज हुआ करते थे। अच्छा। तो 12th तक ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से एजुकेशन सही से नहीं हो पाई। तो 12th के बाद सोचा था कुछ बड़ा करेंगे सो दैट जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो सॉल्व हो सके। और इतने फंड्स नहीं थे कि अच्छा कॉलेज या बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो सोचा चलो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं, क्योंकि उसमें कम फीस में और ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। तो हमने वो कोर्स चूज किया और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट कुछ लेवल्स के बाद वो क्लियर नहीं हो पाया। मैं वहां पर अटक गई, कई बार एग्जाम्स दिए बट फिर वो वाले लेवल्स क्लियर नहीं हो पाए। तो फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे क्योंकि वहां मोटी फीस लगती थी। तो फिर मैंने कुछ बीपीओ में जॉब करी, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर जॉब करी, कुछ फंड्स वहां से मैंने थोड़े बहुत कमाए, कलेक्ट किए। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बोला चलो अब एमबीए करके देख लेते हैं। तो एमबीए का कॉलेज भी कुछ ऐसे ही चूज किया था जिसमें फीस कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। तो जितना भी मैंने बीपीओ से कमाया था उसके थ्रू मैंने एमबीए किया। फिर एमबीए मैंने करने के बाद मुझे जॉब मिल गई थी, प्लेसमेंट हो गई थी मेरी आईएफएल सिक्योरिटीज में, विच इज इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मेरी प्लेसमेंट हुई। तो वहां पर मुझे थोड़ा चस्का लगा इन्वेस्टमेंट का, सिक्योरिटीज का, मार्केट्स का। वहां मुझे ज्यादा नॉलेज मिली कि हाँ, मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करके भी आप एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो अपने लिए, एक जिसे हम बोलते हैं रिटायर एलडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो अचीव कर सकते हो। तो मैंने वहां से फिर शुरुआत करी इन्वेस्टिंग की। एंड देन फिर उसके बाद जब 2020 में लॉकडाउन लग गया, हम घर बैठ गए, हमारे पास कुछ करने को नहीं था। तो तब उस वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हमने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया पर भी इन्वेस्टिंग को लेकर, जो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है सोशल मीडिया में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर छोटी छोटी वीडियोस बनाकर हमने एजुकेशन देनी स्टार्ट की। एंड 2020 मई में मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि कितनी ज्यादा डिमांड थी इवन फाइनेंशियल नॉलेज की भी इंडिया में। हम अगर कोई कंटेंट देखते हैं तो ज्यादातर वो एंटरटेनमेंट का होता है, डांस, कॉमेडी। एंड उस वक्त स्क्रॉल करते हुए एक ये थॉट भी आया था कि क्या फाइनेंस का कंटेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। बट विद इन जस्ट 5 to 10 वीडियोस मेरा कंटेंट हिट होने लगा, मुझे अच्छे खासे फॉलोअर्स और व्यूज मिलने लग गए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी था, लेकिन मैं खुश हो गई, चलो ठीक है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है कंटेंट क्रिएशन की। तो इस तरीके से मैंने कंटेंट आपने क्रिएशन शुरुआत स्टार्ट की किया। नेहा, काफी दिलचस्प कहानी है आपकी, क्योंकि आप कह रही हैं कि ऐसे दौर से आप गुजरी जहां पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी और उसके बाद ही इस दौर से गुजरते हुए आपने देखा कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर सख्त
कमी है, और ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही भी है। मनी मंत्रा की भी यही मुहिम रहती है कि कैसे आर्थिक साक्षरता जो है लोगों में पहुंचाई जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस कमी की आप बात कह रही हैं वो कमी किस लिहाज से है, किस तरह से आपको लगता है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट को लेकर जानकारियां नहीं है या जानकारी कम है? कुछ एग्जाम्पल्स या वाकया के तौर पे अगर आप इसको समझा सकें। अगर मैं अपने ही कलीग्स की बात करूं जो मेरे साथ एमबीए पास आउट थे, तो उनको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है गैम्बलिंग है, और इन्वेस्टिंग वो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही समझते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीजें आती है, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट। तो जब मेरे जैसे यंगस्टर्स जो मिलेनियल्स हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो हमसे जो पुरानी जनरेशन है या फिर जो बिल्कुल यंग है तो उनको तो बिल्कुल नहीं होगी। तो वहां से मुझे लगा कि अभी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, फाइनेंशियल लिटरेसी अभी बहुत ही ज्यादा गैप है इंडिया में। तो ये सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा गैप है। ओके, तो आपकी पहली वीडियो किस पर थी? टैक्सेशन के अराउंड थी, फिर उसके बाद क्वेरीज आने लगी फाइनेंस पे, आईटीआर के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने अपना एमबीए के बाद बिजनेस स्टार्ट किया था टैक्स फर्म का, आईटीआर वगैरह का। तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं सोशल मीडिया पे आई थी कि चलो थोड़ी नॉलेज देते हैं, उसके भरोसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स भी आ जाएंगे। बट हुआ यूं कि जैसे मैंने कंटेंट स्टार्ट किया फाइनेंस में टैक्सेशन का, तो देन मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आने लगी कि मैम ये भी बताओ वो भी बताओ, और जो क्वेरीज आ रही थी वो ज्यादा फिर स्टॉक मार्केट की आने लगी। तो फिर मेरा फिर पूरा कंटेंट टैक्सेशन से हटके स्टॉक मार्केट पर डाइवर्ट हो गया, क्योंकि 2020 में हमने देखा था कि कैसे मार्केट एकदम डिप में जाकर हाई पहुंच गई थी। तो काफी सारे यंग इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो गए थे मार्केट को लेकर, और ये नॉलेज चाहिए थी कि हाँ ये कैसे वर्क करता है। अच्छा ठीक है, जो डंप आया है वो ऊपर भी गई है, रिबाउंड किया है, तो लोगों को रिटर्न चाहिए था कि जो रिबाउंड किया है। इवन उस वक्त बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा रिटर्न कमाया था लोगों ने, लेकिन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, और स्पेशली अपनी लैंग्वेज में हिंदी में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं था क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड में। तो वहां से मैंने ये टॉपिक्स पिक करने स्टार्ट किया, और फिर मेरे पास क्वेरीज आती गई, तो फिर ये जर्नी चलती गई। बिल्कुल, लेकिन चलिए, क्योंकि आपने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया है और हमारा जो शो है वो इसी के इर्द गिर्द भी रहने वाला है आज, क्योंकि मिलेनियल्स में हम देख रहे हैं कि एनएफटीज को लेकर और क्रिप्टो करेंसी को लेकर खासा उत्साह है। और क्योंकि हमने कोविड के दौरान नए तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और विकल्प का जन्म होते हुए भी देखा है, और ऐसे में जब भी बाजार ऊपर जाता है तो लोगों में निवेश करने की उत्साह और उमंग ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, जो हमने साफ तौर से देखा है। लेकिन 2022 काफ़ी कठिन साल होने की संभावना है। अब ऐसे में जो नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उभर के आए हैं, क्रिप्टो और एनएफटी, इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं। अब नेहा, मिलेनियल्स कैसे समझते हैं एनएफटीज को, मुझे ये बताएं। ये नॉन फंजिबल टोकन्स तो हैं ही, लेकिन निवेश के लिहाज से क्या इसको हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की प्राइसलेस यादगार है और एक सुविनर के तौर पे आप अपने पास रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखूं तो इसके मायने क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या फिर क्यों हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिलेनियल्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्विक मनी दिख रहा है कि आपका एक महीने में पैसा 10x हो रहा है, 100x हो रहा है, और रोज कोई नई एनएफटी लॉन्च हो रही है, रोज नया कोई क्रिप्टो लॉन्च हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो नए क्रिप्टो में अभी से पार्ट ले लेंगे एनएफटी में, तो हो सकता है आने वाले एक महीने में उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दे। तो नंबर 1 रीजन तो यही है कि उन्हें रिटर्न चाहिए, और क्विक रिटर्न चाहिए, क्योंकि मिलेनियल्स उनके पास ज्यादा फंड्स भी नहीं है, तो उन्हें कम अमाउंट में ज्यादा रिटर्न चाहिए। वो कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको एनएफटी या क्रिप्टो मार्केट ही दे रही है, जो हम पिछले 1-2 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इंडिया में जो क्रिप्टो का बूम आया वो पिछले 1-2 साल से ही आया है, जो ऑब्जर्व किया है। तो हुआ यूं है कि 2020 और 2021 में काफी सारे लोग थे जो सिर्फ दूर दूर से देख रहे थे कि अच्छा क्रिप्टो मार्केट है, एनएफटी मार्केट है, स्टॉक्स है। बट 2022 में वो एक्चुअली शायद अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अच्छा उन्होंने अच्छे से समझ लिया है ऐसे ऐसे चीजें होती है, लॉन्ग टर्म में ये चीजें बढ़ने ही वाली है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेन रीजन जो मिलेनियल्स का, यंगस्टर्स का एनएफटी से अट्रैक्ट होने का है, वो है क्विक मनी वो बना सकते हैं इस मार्केट में। लेकिन जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना नेहा, तो क्विक मनी और इजी मनी, इन तरह के शब्दों से लोगों को बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से उसकी चाल होगी, इसकी ना बारीकियां नहीं पता होती हैं, इसकी डेप्थ में वो नहीं जाते हैं। और यहाँ पे तो हम एनएफटी और क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 50 सवाल आपको पूछेंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में किसी ने बोल दिया ना अच्छा
बिटकॉइन में लगाना है पैसा, आपके पैसे कल दोगुने हो जाएंगे, तुरंत लगा देंगे। तो हम इस तरह के माइंडसेट से फिलहाल डील कर रहे हैं जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इजी मनी, जल्दी फायदा, जल्दी रिटर्न, इन टर्म्स से बचना क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के लिहाज से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है कविता, क्योंकि अभी जिस मार्केट से हम निकल के आए हैं वहां हमने सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न देखे हैं। अभी डाउनफॉल आना बाकी, अब ये नहीं पता ये डाउनफॉल कब आएगा, 2022 में आएगा, 23 में, 24 में। तो उस डाउनफॉल के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही रीजन है कि क्रिप्टो में क्यों यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि क्विक मनी है, ऊपर से उनको ज्यादा समझना नहीं पड़ता है। अगर म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करेंगे उन्हें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे। लेकिन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और एनी अदर काइंड ऑफ असेट क्लास, क्रिप्टो मार्केट हमें इजी लग रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट करी है वो डायरेक्टली क्रिप्टो में किया, ना तो स्टॉक्स में किए ना म्यूचुअल फंड में। जनरली हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फाइनेंशियल जो भी एक्सपर्ट है वो एडवाइस करते हैं कि पहले आप म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो, देन आप मूव करो जो रिस्की असेट क्लास है। लेकिन अब यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इजी लग रहा है, आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए वो पहली इन्वेस्टमेंट इन्हीं में कर रहे हैं। लेकिन अभी डाउनफॉल आना बाकी है। तो अगर आप जितना भी अमाउंट कमा रहे हैं और आपको लग रहा है क्विक मनी बना सकते हो, आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, इवन इफ इट्स क्रिप्टो और इवन इट्स इक्विटी। क्योंकि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो किसी ईयर में इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी में रियल एस्टेट ने, किसी में गोल्ड में। तो ऐसा ना हो कि अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर दे और वो मार्केट अगले साल डूब जाए तो आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको कुछ फंड्स की जरूरत पड़े, लेकिन आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। लॉन्ग टर्म में सभी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, आपको इमीडिएटली कहीं से फंड्स की जरूरत पड़ जाए तो फिर आप नहीं विड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि आपके जो रिटर्न है वो तो नेगेटिव में है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज को। और ये 5-6 जो एसेट क्लास मैंने अभी आपको बताई है, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, इन सभी में थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए और अपनी रिस्क एपेटाइट भी देखनी चाहिए। रेकमेंड कर रही हैं, क्योंकि देखिए अभी तक इसको एज एन एसेट क्लास ना एक्नॉलेज नहीं किया गया है। अभी भी इसको लेकर काफी ज्यादा गतिरोध है, हम देख रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी भी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि क्रिप्टो में हमको पैसे डालने चाहिए जिन लोगों को, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिलेनियल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं जिनका रुझान बढ़ा है, लेकिन अमूमन अक्रॉस एज क्लासेस हमने देखा है कि लोगों में क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा रुझान है और दिलचस्पी भी है। फिर भी क्या इसको एसेट क्लास में अभी गिन लेना को ज्यादा जल्दी नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी? क्यों ना अपना ट्रेडिशनल बुनियादी पोर्टफोलियो आप पहले बनाएं, जहां पर आप जो एसेट क्लासेस हैं जो हम रेकमेंड करते आए हैं, ट्रेडिशनल ही सही लेकिन वो फंडामेंटली काफी मजबूत हैं, कम से कम उनको लेके आपको ये तो पता है कि एक इतिहास है आपके पास कि ये इस तरह के बाजार में ऐसे रिएक्ट करती हैं। क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए? कविता, रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आप एक बात मैं समझाना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है और मैंने 1000 रुपए वो क्रिप्टो में लगाए हैं, तो क्रिप्टो में वो 1000 रुपए मेरे 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 1000 से वो मेरे 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। अगर मैं वो 1000 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाती हूँ तो 1000 से वो 0 हो सकते हैं, लेकिन जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड है, 10,000 ही होंगे या फिर 1 लाख ही होंगे, लेकिन 10 लाख होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन क्रिप्टो में रिवर्स है कि 10 लाख होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और शायद यही रीजन है कि हम आपको एडवाइस या फिर जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्रिप्टो में भी डालो, क्योंकि अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज्यादा है। और रही बात इसको एसेट क्लास में काउंट करने की, तो करेंसी में काउंट करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट है और बहुत सारे इसमें अभी खामियां हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस की जरूरत है। तो करेंसी की तरह हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है एसेट क्लास, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना ज्यादा अमाउंट इंडिया में भी ओवरऑल वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो डाइवर्सिफाई करने के लिए एक अच्छा एसेट क्लास हो सकता है हमारे लिए। 2022 में आप किन किन मुद्दों पे वीडियोस बनाने वाली है, अब थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। 2022 में भी क्रिप्टो की जो नॉलेज है मैं और ज्यादा देना चाहूंगी, एजुकेशन फैलाना चाहूंगी। म्यूचुअल फंड जो आपने बताया, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है जो म्यूचुअल फंड को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं क्विक मनी की वजह से, डायरेक्टली या तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड की एजुकेशन भी देना चाहूंगी मैं, और टैक्स का जैसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ स्टार्टिंग से, तो वो भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो क्रिप्टो में भी आपका फोकस किस एरिया ऑफ एजुकेशन पर होगा, क्योंकि नई नई तरह की क्रिप्टो करेंसीज भी उभर रही हैं जो हमें लॉन्च होते ही चर्चा में रहती हैं, तो कैसे आप फोकस कर रही हैं इन पर?
देखिए, क्रिप्टो स्पेस ना बहुत ही एडवेंचरस है। यहाँ हर दिन कोई नई टर्म आ रही है, कभी वेब 3 आ जाता है, कभी एनएफटी आ जाता है, कभी मेटावर्स आ जाता है। तो इन सब पे एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, हमें समझना भी जरूरी है कि ये सब होता क्या है। कोई भी अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर सकता है, कोई भी अपनी एनएफटी लॉन्च कर सकता है, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका यूज केस क्या है, या फिर एमए किसी ने नहीं लॉन्च कर दिया। क्योंकि हाइप बनना बहुत इजी है, आप एक दो प्रमोशंस कराओगे या फिर आप मीम के थ्रू प्रमोशन करा दो, हाइप बनना बहुत इजी है। एनएफटी का हाइप बन सकता है, क्रिप्टो का हाइप बन सकता है, लेकिन आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये देखना जरूरी है। रिसर्च करके, रिसर्च कैसे करेंगे कि उसका मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। हालांकि ये श्योरिटी नहीं होती कि मार्केट कैप ज्यादा है तो वो सेफर है, बट स्टिल अगर मार्केट कैप ज्यादा है तो ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च की होगी। दूसरा, हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका यूज केस क्या। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं कविता, कि जिनका हाइप बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका जो काम चल रहा है पीछे, बोलते हैं कि इस चीज को डिसेंट्रलाइज करेंगे, इस चीज पर हम काम करें, लेकिन काम में कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वो बात कर रहे हैं कि हम ये करने वाले, हम ये करने वाले, लेकिन उनमें कुछ प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए पिछले 3 साल में, 2 साल में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिनका एज सच कोई यूज केस नहीं है, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जो मीम कॉइन्स है, जो हमारे बहुत सारे मीम कॉइन्स आते रहते हैं, आए दिन कोई और आता रहता है, तो उनसे भी हमें थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए। तो चलिए ऐसे आखिरी बहुत सवाल सारी जी। चीजों पर रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए हम्म। हमें। चलिए आपसे आखिरी सवाल, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है? मेरा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मेरा ज्यादा जो पोर्टफोलियो है वो क्रिप्टो में ज्यादा है, क्योंकि मैं क्रिप्टो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि वहां पर रिस्क इज टू रिवॉर्ड वाला जो रेशियो है वो काफी हाई है, वहां मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है। देन फिर मैंने इक्विटी, एंड देन फिर मैंने गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 1 पर क्रिप्टो है, नंबर 2 पर इक्विटीज, एंड देन म्यूचुअल फंड्स है। तो ये टॉप 3 में मेरे है। क्या रेशियो होगा आपका इन्वेस्टमेंट का? कितना एलोकेशन, कितने परसेंट का एलोकेशन है क्रिप्टो में, इक्विटी में और बाकी में? ज्यादातर मेरा क्रिप्टो में, ये 40% तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हूँ, एंड देन 30% मेरा इक्विटी में जाता है। जो बाकी का बचा है वो मैं बाकी जगह थोड़ा थोड़ा 5-10% ऐसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और अभी क्योंकि 2022 आने वाला है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाली है, तो मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जो बाकी मेरे पास है, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, वहां पर अपना जो अलोकेशन है वहां बढ़ाना चाहूंगी। ऑलराइट, चलिए यंग एंड डायनेमिक नेहा नागर, जो कि अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में काफ़ी रिस्क लेती हैं, और क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और मनी मंत्रा के दर्शकों को आपने आगे के लिए गाइड किया, ये समझाया कि भले ही एसेट क्लासेस नई हैं, निवेश के विकल्प भले ही नए हों, लेकिन आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को समझकर ही इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे नेहा। आगे बढ़ते हैं, और मनी मंत्रा में हमेशा की तरह हम रूबरू होते हैं हमारे दर्शकों से और उन्हें गाइड करते हैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। इस कड़ी में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। गुड इवनिंग कीर्तन, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग कविता जी, एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो हमने मैं सवालों पर जाऊं उससे पहले, नेहा नागर हमारे साथ थी शो पे, जो आपने देखा होगा, और इन्फ्लुएंसर है, ये काफ़ी यंग इन्फ्लुएंसर है, और बता रही थी कि ये क्रिप्टो करेंसी में अपने पोर्टफोलियो में वैसे तो वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इनका बहुत ज़्यादा रुझान है, इंटरेस्ट है। इनकी फॉलोइंग मिलियंस में है, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, बट क्योंकि आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं और आपकी इतनी बड़ी